बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इजी लर्न में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं अल्टरनेटिंग करंट के हवाले से कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। देखेंगे कि डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में क्या डिफरेंस है। अल्टरनेटिंग करंट एसी करंट यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट। द डायरेक्शन, ये बेसिकली डायरेक्शन जो होती है ना किसी चीज़ की, वो हम कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ख़ास डायरेक्शन में एक चीज़ जा रही है और ये भी एक ख़ास डायरेक्शन में जा रही है। ये सारी चीज़ें अपने अपने एक ख़ास डायरेक्शन में जा रही हैं। चेंज करना ये है डायरेक्शन को चेंज ना करना, एक ही डायरेक्शन में जाना। ठीक है, जब हम इस तरह कहेंगे कि ये जा रहा है, कोई ये जा रहा है, कोई पाथ इख्तियार कर रहा है, कोई बंदा जा रहा है या कोई भी जा रहा है, इंसान जा रहा है, तो ये जो है ना ये सारा का सारा सिस्टम ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है। लेकिन ये वाली डायरेक्शन चेंज करने में और ये जो एक यूं डायरेक्शन चेंज हो एक ही पैटर्न से, इसमें भी फ़र्क है। डायरेक्शन की चेंज होने में भी कैटेगरीज हैं। तो इस तरह की डायरेक्शन जो कंटिन्यूसली एक ही पैटर्न को रिपीट करे, यानी कि अभी यह पीक पे गई, फिर ये डाउन गई, फिर ये पीक पे गई, टॉप पे एपेक्स पॉइंट पे, और दोबारा से ये नीचे आई, तो हम इस चीज़ को कहेंगे कि ये एक रिपीट कर रहे हैं और इसको हम साइकिल्स की फॉर्म में कहेंगे। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हमारे पास एक कोई पॉइंट है, यहाँ से अगर कोई स्टार्ट हुआ, यहाँ से टॉप पे गया और दोबारा से उसी पॉइंट पे आ गया, और फिर यहाँ से नीचे से होकर स्टार्ट यहाँ पर दोबारा से उसी पॉइंट पे आ गया, यानी कि पहले ऊपर वाले पॉइंट पे टॉप पे गया और फिर नीचे वाले पॉइंट पे गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस पॉइंट को हम कोई नाम दे दें, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 वोल्ट, और ये जो नीचे से है जस्ट समझाने के लिए -1 वोल्ट, और ये दरमियान में ज़ीरो है, तो यहाँ से ये ऊपर गया फिर ये नीचे आया, और इसी तरह से अगर ये यूँ रिपीट करता जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये इसका एक साइकिल जो है ना, एक चक्कर जो है, ख़त्म कहाँ पे होता है, यहाँ से शुरू करने के बाद जब ये एक ऊपर से और दोबारा से ये एक नीचे से पीक लगाता है, उसके बाद एक साइकिल कंप्लीट होता है। इसको हम एक साइकिल कहेंगे। जिधर से शुरू हुए उधर से, ये देख सकते हैं आप, ये जो ग्रीन कलर में आपको लाइन नज़र आ रही है ना, ये अल्टरनेटिंग करंट है। ये अपनी डायरेक्शन को पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, उसके बाद ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता होता ये ज़ीरो से भी नीचे माइनस में जाके आपको नेगेटिव पोलैरिटी यानी कि डायरेक्शन चेंज हो जाती है। डायरेक्शन का चेंज होने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये दो वायर्स हैं, सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ पर पहले हमें पॉजिटिव वोल्ट के लिए हमारे पास ये लाइन थी, और ये वाला जो टर्मिनल था, ये सपोज कोई भी कह सकते हैं ये नेगेटिव टर्मिनल था। तो जब यहाँ पर ऊपर जा रहा था तब तक ये था। जब ये जो नीचे वाला हाफ है ये वाला, जब ये वाला हाफ आएगा तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा, और ये वाला जो है हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल के तौर पर काम कर रहा है, यानी कि पोलैरिटीज़ चेंज हो जाएंगी। तो इसको हम कहते हैं वन साइकिल। तो अल्टरनेटिंग करंट वो होता है जो इस तरह से अपनी कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन को चेंज करे। और डायरेक्ट करंट आप देख सकते हैं कि जितना, फॉर एग्जांपल अगर आपने ये 5 वोल्ट की इसे आपने कह दिया है, ये 5 वोल्ट की पीक के ऊपर जा रहा है, ये डायरेक्ट है, इसकी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही रेड कलर में। और ये जो दूसरे करंट्स की डिफरेंट और फॉर्म है वो पल्सेटिंग करंट है, वो अभी हम यहाँ पर देख नहीं रहे। और ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी ये वेरिएबल थी फॉर्म, और ये भी अभी हम यहाँ पर आज के एपिसोड में नहीं देख रहे। द नंबर ऑफ द साइकिल इन दी, अच्छा अब ये देखें ना, ये विद द पैसेज ऑफ द टाइम, यहाँ पर नीचे क्या है, ये ऊपर बना भी हुआ है, ये टाइम है। ठीक है, टाइम गुजर रहा है, यहाँ पे आप जब टाइम स्टार्ट होगा तो ये ग्राफ यूँ बनना शुरू हो जाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा स्पीड से होते हैं। तो यूजुअली 1 सेकंड्स के अंदर ना ये काफ़ी साइकिल्स कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुए और यहाँ से ये गए, ये पीक लगी, ये एक साइकिल, इस तरह के और ज़्यादा साइकिल्स, ये बहुत छोटा टाइम लिया गया अभी, इसके बहुत सारे साइकिल्स कंप्लीट हो सकते हैं एक सेकंड के अंदर। तो 1 सेकंड के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज कर लेते हैं कि ये मैंने कोई जनरेटर चलाया, जनरेटर की आउटपुट मेरे पास जो है वो अल्टरनेटिंग है, और यूँ आउटपुट आ रही है। ठीक है, आती आती और ये मेरे पास जो है ख़त्म हो गया, टाइम ख़त्म हो गया, 1 सेकंड पूरा हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास जो है वो 1 सेकंड पूरा हो गया। तो हम ये कहेंगे कि देखें, यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ तक एक साइकिल, ये दूसरा साइकिल, ये थर्ड साइकिल, और ये 4 साइकिल। इसका मतलब इसने 1 सेकंड के अंदर कितने साइकिल्स कंप्लीट किए हैं, 4 साइकिल्स, 4 साइकिल्स। इसका मतलब ये है कि इसकी जो जितने साइकिल्स इसने कंप्लीट किए हैं उसको हम किस चीज़ का नाम देंगे, 4 हर्ट्ज़ का,
फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो क्या है हमारे पास, हर्ट्ज़। तो हम लोग इसको 4 हर्ट्ज़ का नाम देंगे। तो इसी तरह कोई भी वोल्टेज या कोई करंट या कोई ओवरऑल हमारे पास, हम करंट की बात कर रहे हैं तो हम करंट कहेंगे कि करंट अगर 1 सेकंड के अंदर जितनी बारी वो अपने साइकिल्स कंप्लीट करे, 1 सेकंड में, पर सेकंड का मतलब है हर सेकंड में जितने में भी वो चेंज करता है, उसकी वो फ्रीक्वेंसी हम काउंट करेंगे। द फ्रीक्वेंसी इज़ गवर्न बाय द फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ रोटेशन। अब ये स्पीड ऑफ रोटेशन, बेसिकली रोटेशन कौन सी चीज़ की रोटेशन, ये जनरेटर के अंदर जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ये हमारे पास जो है वो कॉइल बीच में रोटेट करने के लिए मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही थी, इलेक्ट्रोमैग्नेट था ना, नॉर्थ साउथ। और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट किस्म की हमने 3 फेज़ जो पढ़ा था, 3 कॉइल्स लगी हुई थी। तो ये अगर ये स्पीड से, जितनी स्पीड से रोटेट करेगी, अंदर जो कॉइल है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना हुआ था, उतनी इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर, अब ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ जो है ना वो स्टैंडर्ड हैं, यूज़ होती हैं। अब जब पावर जनरेट की जाती है ना, ऐसे नहीं होता कि आपका जो प्राइम मूवर है जनरेटर को कभी ज़्यादा स्पीड पे घुमा रहा है, कभी कम स्पीड पे रोटेट करवा रहा है। तो डेफिनेटली एक कांस्टेंट आपको सेट करना पड़ता है। ये एक जनरली ऑस्ट्रेलिया का डिस्कस कर दिया यहाँ पर मैंने, 50 हर्ट्ज़। और ये आमतौर पर 50 हर्ट्ज़ जो है ना, यही ज़्यादातर यूज़ होता है आपके जो घरों वगैरह में, जो हम देखते हैं कि 220 वोल्ट्स आमतौर पर आ रहे होते हैं, 220, 230 या 240 भी, 220 जो है ना, 220 230, इसके अंदर हम जो है 50 हर्ट्ज़ को ही यूजुअली देखते हैं। 60 हर्ट्ज़ भी फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है, लेकिन वो जब यूज़ होगी तो डेफिनेटली, जब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। वो तब यूज़ होती है जब 110 इसके हाफ़ कर लें, इसकी वोल्टेज होती है, तब हम 60 भी यूज़। लेकिन बात ये करने लगा था कि ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है 50 हर्ट्ज़ का मतलब क्या है। ऑस्ट्रेलिया में अगर 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर 1 सेकंड के अंदर जो पावर करंट है वो 1 सेकंड के अंदर इस तरह यूँ 50 साइकिल्स कंप्लीट कर लेता है। इमेजिन करें कितने ज़्यादा होंगे 50 हर्ट्ज़ 1 सेकंड के अंदर। तो इस तरह कितने सेकंड्स हो जाते हैं 1 मिनट के अंदर, तो आप अंदाज़ा लगाएं। दिस इज़ दी, और ये काफ़ी एक्यूरेट होती है। अगर ये एक्यूरेट ना हो तो इससे बहुत सारी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है आपके ट्रांसफार्मर्स के अंदर। अल्टीमेटली यूज़र एंड के ऊपर जो है वो इसके इश्यूज आ सकते हैं। और इसके अंदर जो वेरिएशन होती है सिर्फ 0.1 हर्ट्ज़ की होती है। यानी कि अगर आपकी पावर जनरेट हो रही है, वहाँ पर आपको इंडिकेशन आ रही है कि आपकी पावर इस टाइम, आपका जो जनरेटर है 50 हर्ट्ज़ पे ऑपरेट कर रहा है, तो वो मैक्सिमम अगर चेंज होगा भी तो 49.9 पे जा सकता है, या 50.1 पे जा सकते हैं। इतनी ज़्यादा वेरिएशन जो है वो इसके अंदर आपको नहीं देखने को मिलती। कस्टमर्स जो वोल्टेज होती है ना, उसको हमने फेयरली कांस्टेंट लेवल पे रखना होता है। फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर्स को हमने 220 देने हैं, तो जब अपने कस्टमर्स के पास आनी है वोल्टेज, उसको हमने 220 और 50 हर्ट्ज़, वहाँ पर हम इतनी ज़्यादा मैक्सिमम प्लस माइनस वहाँ पर आपको 6% जो है वो आ सकती, इससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर 6% क्यों रखी है, ये भी इसलिए रखी है बेसिकली क्योंकि यूज़र्स के पास जो लोड होता है ना, सम टाइम कुछ लोग, कुछ घरों के अंदर कुछ हैवी इक्विपमेंट चल रहा है, वो एकदम से कि जब बंद होगा तो डेफिनेटली वेरिएशन आएगी, अनबैलेंस ऑफ द लोडिंग होती है, इस वजह से थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट ओवर डीसी करंट इज़ दैट ट्रांसफार्मर्स कैन बी यूज्ड। अब हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं डिटेल्स के साथ कि ट्रांसफार्मर्स जो है ना हमारे पास, वो बेसिकली यूँ करके, बेसिक प्रिंसिपल उनका क्या है कि आपकी 2 वायर्स जो हैं, ये जो दो कॉइल्स जो हैं, एक कॉइल को हम लोग कनेक्ट करते हैं प्राइमरी कह देते हैं, जिसको हमने करंट सोर्स दिया, दूसरे को हम कह देते हैं सेकेंडरी। ये अगर हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी है तो ये वायरलेसली एक दूसरे से कनेक्टेड है। इनका जो रिलेशन है जस्ट मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू होता है। एक के अंदर करंट जो है वो इंड्यूस्ड होता है, उसे हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। ट्रांसफार्मर सिर्फ तभी काम करता है जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हो। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड तभी होता है जब यहाँ पर आपने जो इसको अल्टरनेटिंग करंट दिया हो, तो यहाँ पर भी अल्टरनेटिंग ही प्रोड्यूस होता है। AC जनरेटर्स आर सिंपलर, चीपर एंड मोर रिलायबल, ये भी हमें इसका बेनिफिट मिल जाता है। और इसके अलावा जो DC होता है ना, DC पावर, वो स्ट्रॉन्ग पावर होती है। अगर फॉर एग्जांपल 100 वोल्ट बात करें कि DC आप दे रहे हैं, इसका मतलब ये कि वो 100 पे ही रह रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा, वो नीचे नेगेटिव की तरफ को तो जा ही नहीं रहा। लेकिन अगर आप 100 वोल्ट AC दे रहे हैं, इसका मतलब ये कि 100 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है आपको, उसके बाद नीचे भी जा रहा है, मतलब हर वक्त उतने का उतना ही नहीं रह रहा। बेसिकली ये कंटिन्यूसली चेंज भी हो रहा है, लेकिन ओवरऑल क्योंकि ये बहुत स्पीड से हो रहा है तो हम इसको 100 वोल्ट ही लेते हैं।
बात ये करने लगे हैं कि जो डीसी होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट शो करती है जब हम उसमें स्विचिंग वगैरह करते हैं। स्विचिंग मतलब ये है कि जब आपका जो सर्किट ब्रेकर्स वगैरह हैं, जब हाई वोल्टेज की बात होती है तो जब हम इस सर्किट ब्रेकर के ऊपर यहाँ पर फॉर एग्जांपल कांटेक्ट होता है, तो जैसे ही आप यहाँ पर सर्किट ब्रेकर को ऑन या ऑफ़ करवाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो स्पार्क प्रोड्यूस हो जाता है, तो जिसके अंदर रिस्क्स होते हैं कि वो जल सकता है। तो इसलिए हम इसके अंदर जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, सर्किट ब्रेकर्स में मोस्टली हम एसी जो है वो प्रेफर करते हैं। एसी मोटर्स वो भी आपके पास जो चीपर है और सिंपलेस्ट इक्विपमेंट, ज़्यादा आसानी से यूज़ होती हैं क्योंकि इंड्यूस्ड करंट उनके अंदर जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी इंड्यूस्ड इंडक्शन पे करती हैं। तो ज़्यादातर हमारे पास जो एसी मोटर्स वो चीप और सिंपलर और मोर रिलायबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू डीसी। और फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली, फ्रीक्वेंसी एसी में तो होती ही नहीं ना। फ्रीक्वेंसी का हम किस चीज़ को कहते हैं कि जब आपकी वही, मैंने जैसे बात की थी कि कितने साइकिल्स होते हैं, साइकिल्स तब भी आते हैं जब आप डेफिनेटली चेंज हो रही हो, कोई चीज़ कंप्लीट कर रही हो बात अपना। जब एक चीज़ चेंज ही नहीं कर रही, डायरेक्ट ही रह रही है, चाहे उसका तो साइकिल है ही नहीं, वो जितना मर्जी आप एंड तक ले जाएं और डायरेक्ट करंट कहलाएगा। तो हम उसके अंदर फ्रीक्वेंसी को प्रिसाइजली कंट्रोल करने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि मोटर्स को जितनी स्पीड चाहिए होती है हम उसी स्पीड के साथ हम इसको स्पेशली हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करके उस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। DC is limited to some special applications such as powering trams and ट्रेन्स। अब ये जो हमारे पास हैवी चीज़ें जैसे कि ये भी एक ट्रेन की टाइप है लेकिन मिनी ट्रेन कह रहे हैं। एंड ट्रेन्स बेसिकली हम जो ट्रेन्स वगैरह को है उनको काफ़ी हाई पावर देने के लिए उनकी हाई स्टार्टिंग फोर्स चाहिए होती है, उनको हम लोग थ्रू ट्रैक्शन मोटर हम उनको डीसी पावर के थ्रू काम कर सकते हैं। तो डीसी का अपने अपने फ़ायदे हैं, एसी के अपने बेनिफिट्स हैं। रेडियोस और एम्पलीफायर्स, ये जो जितनी भी चीज़ें आपकी हैं, आपके कंप्यूटर लैपटॉप्स, ये सारी चीज़ें बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बेसिक है ना, ये डीसी के ऊपर काम करती है। अब इनको डीसी देने के लिए हमारे पास मेन सप्लाई में एसी आ रही होती है, अल्टरनेटिंग करंट आ रहा होता है। उस अल्टरनेटिंग को हम लोग विद द हेल्प ऑफ द रेक्टिफायर, जैसा कि हमने डायोड एंड एप्लीकेशन में देखा था सीरीज़ पूरी में कि कैसे हम ये अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट रेक्टिफिकेशन प्रोसेसेस। तो इसलिए हम इसको चेंज कर लेते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। द डीसी वोल्टेज एंड करंट इज़ कांस्टेंट वेयर एज द एसी वैल्यू वेरीज फ्रॉम ज़ीरो टू पॉजिटिव पीक टू ज़ीरो एंड द नेगेटिव पीक टू। ये वही बात जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसके अंदर ये वही जो मैंने आपको यूँ बना के दिखा दी थी, अब उसकी एक्चुअली पिक्चर्स भी यहाँ पर अटैच की हैं कि यहाँ पर ये वोल्टेज जो है ये वेरी करती है। पीक वैल्यू हम ये देखेंगे, जो पीक वैल्यू है ना इसको हम ये नहीं कहते कि ये इफेक्टिव वैल्यू है। पीक वैल्यू इज़ नॉट, ये जो है ना ये हमारे पास क्या है, पीक वैल्यू है। सपोज़ करते हैं कि यहाँ पर ये 0.5 वोल्ट आ रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो एसी आ रही है ये 5 वोल्ट की है। ये बेसिकली ये पीक वैल्यू है और पीक वैल्यू को हम अपनी इफेक्टिव वैल्यू नहीं कह सकते। द मैथमेटिकल एवरेज, और एवरेज जो भी होगा ना किसी एसी का, क्योंकि जितनी ऊपर है उतनी ही नीचे, तो एवरेज इसका हमेशा दरमियान में सेंटर में वो ज़ीरो ही होता है। द डोमेस्टिक 240 वोल्ट एसी सप्लाई वुड प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ द एनर्जी चार्ज एज टू। अब जितनी अगर आपके पास डीसी पावर से अगर आप कुछ काम करवा सकते हैं उसी तरह ही अगर आप उतनी वोल्टेज एसी देते हैं तो सेम काम आप उससे भी करवा सकते हैं। पीक वैल्यूज़ बेसिकली क्या होती हैं, अगर आपने पीक वैल्यू को लेके जाना हो दूसरी में तो हमें रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर यानी कि रूट मीन स्क्वायर होता है अंडर रूट 2। ठीक है, इससे हमें अगर मल्टीप्लाई करवा दें इसको, इसका आंसर जो है 0.4, वो भी हम देखते हैं। द इफेक्टिव वैल्यू इज़ कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये इफेक्टिव वैल्यू जो होती है ना उसको हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आपने सुना होगा RMS वैल्यू, इसे हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। वो बेसिकली हम उसे इफेक्टिव वैल्यू भी कह सकते हैं। अच्छा, ये जो RMS वैल्यू होती है ना, चाहे वोल्टेज की हो चाहे करंट की हो, ये पीक वैल्यू, हम पीक हमेशा ज़्यादा होती है। देखें ये समझ लें पीक है। अगर ये RMS है ना कोई वैल्यू, वो थोड़ी सी कम होती है, वो अंडर रूट 2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.707, मतलब उसी को अंडर रूट 2 को कह रहे हैं, उससे जब हम पीक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो वो हमारी इफेक्टिव वैल्यू या RMS वैल्यू आ जाती है। करंट और दोनों का एक ही केस है। 3 फेज़ सप्लाई जब हम देते हैं तो उनके अंदर किसी भी 2 फेज़ के अंदर अगर आप चेक करें तो वोल्टेज जो आ रही होती है वो ज़्यादा होती है। उसके अंदर मैंने बताया था ना हाई वोल्टेज के हम यूज़ करते हैं, 440 के करीब होती है। तो उस तरह से हम 3 फेज़ वोल्टेज फॉर हैवियर लोड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लार्ज एयर कंडीशनर्स वगैरह के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।
जहाँ पर हमारे पास जो है वो डिफरेंस वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल लाइन वोल्टेज एट एनी पॉइंट, वहाँ पर हम किसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं किसी भी दो लाइंस यानी कि दो फेज़ के दरमियान से आप चेक करके। दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट इज़ फॉर यू ऑफ कोर्स, कि यहाँ पर अगर 60 वाट ग्लोब इज़ ऑपरेटेड फ्रॉम ए 240 वोल्ट आर एम एस वैल्यू यानी कि आपको बता दिया गया है कि 240 वोल्ट RMS AC सप्लाई के ऊपर एक 60 वाट का ग्लोब जो है वो ऑपरेट हो रहा है। व्हाट इज़ द RMS करंट फ्लोइंग थ्रू द ग्लोब, आपने करंट के बारे में बताना है। ये सारी चीज़ें आपको देख सकते हैं, टाइम नहीं होता इतना कि इसको देखें। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करने लगे हैं वो है ट्रांसमिशन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। आज हम पावर AC करंट को देखा है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसको हम ट्रांसमिशन किस तरह से करते हैं। जनरेशन जब हो जाती है तो उसको ट्रांसमिशन भी करवाना पड़ता है क्योंकि पावर स्टेशन बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।